हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो कि 10th क्लास का है, एसिड बेस ऑन सॉल्ट। तो जिसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा थर्ड जो वीडियो हो जाएगा। हमने इससे पहले जो है मेटल वाला वीडियो डाल रखा है और उससे पहले जो हमने एक और वीडियो डाल रखा है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो आओ हम बिना किसी देरी के इसको शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम 13 से 14 वीडियो में लगभग पूरे साइंस को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको पढ़ना है। अपने पूरे साल में जो मेहनत की है वो आप 13 वीडियो देख के आप वो पूरे मेहनत को दोबारा से रिकवर कर सकते हो और दोबारा से रिपीट कर सकते हो उन 13 वीडियो में, ठीक है। तो आपको 13 वीडियो जो भी मैं बना के दे रहा हूँ, 13 से 14 वीडियो, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक क्रैश कोर्स की तरह ही आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा जैसा है, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट में, एसिड मतलब अम्ल, तो अम्ल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या गुण होते हैं इसके, तो इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद होते रहे, क्योंकि नोट डाउन करने से ना याद हो जाता है। तो अम्ल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? सावर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में क्या होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, तो सावर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, ठीक है। ऐसे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, रेड टमाटर होता है ना, और टमाटर कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टे को यानी एसिड को हम जो है, एसिड में कलर कैसा हो जाएगा लिटमस पेपर का? तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। ये H+ आयन देते हैं, अम्ल की ये विशेषता हो जाएगी, यानी जो फीचर्स हो जाएंगे, यानी जो एसिड है, अम्ल है, वो क्या क्या होता है, तो टेस्ट में ये खट्टे होते हैं। दूसरा कि ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तीसरा ये H+ आयन देंगे, ठीक है। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो इसका जलीय विलयन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी यहाँ से विद्युत जो है ना, अगर मैंने बोला कि जो अम्ल है उसका जो जलीय विलयन होगा, जल में अगर उसको घोल दोगे, एक्वस सॉल्यूशन जो होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो यानी ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं ये टेस्ट में, ठीक है। और ये जो है आपका, ये अम्ल जो है वो H+ आयन दे रहे थे, तो जो बेस है वो OH- आयन देंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहा था? तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा था अम्ल, तो जो बेस होते हैं ना, वो रेड को, यानी जो रेड है उसको ब्लू कर देता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने का काम कौन करता है? तो बेस, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। और डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने बात किया तो एसिड में हमने क्या पढ़ा कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। तीसरा पॉइंट कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कि ये जो है लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? तो ब्लू से रेड कर देंगे, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। बेस की क्या पढ़े हमने? तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और रेड को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को। कौन सा आयन देंगे? ये OH- वाला। कौन सा देंगे? OH-। और ये जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी को डज कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें मेन इन सब के बारे में पढ़ना है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है हमें? तो इसके एसिड का हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, एसिड का हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है बेस का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है बेस का, ठीक है। तो ये सबसे मेन है कि हमें दोनों के फिजिकल यानी भौतिक गुण देखने हैं और दोनों के ही हमारे जो केमिकल यानी रासायनिक गुण देखने हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके 3 लाइन लिखे ना, तो सबसे मेन है। ये जो 2 लाइन लिखे हैं, ये सबसे मेन है। इसको आप अच्छे से जान लोगे ना, तो आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि रिएक्ट्स विद मेटल, अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। फॉर एग्जांपल, एसिड में हमने क्या माना था? मैंने आपको बोला था एक एसिड मान लो HCl, ठीक है, और एक मेटल आपने Na ले लिया, तो क्या बनेगा? ये NaCl बन जाएगा, यानी सॉल्ट बन गया। और H जो है वो अपने आप में अलग हो जाएगा, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो बताओ कि अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है? तो बताओगे हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऐसे अगर हमने बात किया, ऐसे अगर हम करना चाहें तो अगर मैं देखता हूँ जैसे मैंने बोला कि
HCl ले लिया और फिर ले लिया हमने पोटेशियम ले लिया। तो पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि अगर मेटल जो है वो अगर एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या लिबरेट होता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ, मेटल अगर यानी धातु अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल अगर जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। कब निकलेगी, जब मेटल किसके साथ रिएक्शन करे, हाँ यानी एसिड के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा दूसरा कि रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर एसिड जो है, एसिड मतलब एक ही याद करवाया मैंने आपको, HCl सबसे मेन, ये अगर मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करे, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो मेटल मतलब सोडियम और कार्बोनेट ले लो, ये मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो सोडियम मेटल हो गया, हाइड्रोजन और कार्बोनेट हो जाएगा आपका, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आपका ये मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, देखो अब फिर से मेटल कार्बोनेट ले लेते, पहले मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने, तो बताओ सबसे पहले ये Na जो है ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा, NaCl। ये तो याद ही हो गया होगा, इतना हमने रिकैप किया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एक आपका जो है यहाँ से CO3 दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे CO3 कुछ बाहर नहीं आता। जब भी CO3 होता है ना तो CO2 बाहर आता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं। और क्या बच गया आपका, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया और यहाँ पे एक O बच गया। तो OH कभी भी बाहर नहीं आता। जब भी आपको OH इधर देखे रिएक्टेंट्स में, अभिकारक में, तो क्या बाहर आएगा, H2O बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आएगा, H2O। सेम अगर एज इट इज यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ले लेते, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ले लेते, तो सेम यही जो है ना, यही तीनों चीज़ें निकल के आती। यानी अगर मैं लिखता हूँ HCl लिखता हूँ, फिर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया मैंने, तो पहला तो NaCl, दूसरा बताओ अगर CO3 है तो CO3 का भी बाहर आएगा, नहीं CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बाहर आएगा। बच क्या गया, इधर एक O बच गया, ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक O, क्या बनता है, H2O, यानी सेम। तो क्या बताओगे, यानी अगर मेटल के साथ अगर मैं एसिड का रिएक्शन करवाता हूं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। की अगर मेटल जो है यानी धातु जो है वो धातु कार्बोनेट जो है, यानी जो आपका एसिड है वो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, या एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, यानी या तो इससे रिएक्शन करे एसिड अम्ल, या तो इससे, तो क्या निकलेगा, कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो आपका अगर आप उसको लाइम वाटर से पास करो तो ये दूधिया कर देता है उस पानी को। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर मतलब यानी जो आपका जो लाइम वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। तो ये जो इस पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। यानी अगर मैं लाइम वाटर से अगर मैं गुजारूं, यानी अगर मैं चूने के पानी से गुजारूं तो क्या हो जाएगा, तो यानी ये जो है इसको दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूछा जाता है क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ से आपका ये क्या बन जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और आपका ये OH बच गया, OH कभी भी अगर इधर होता है तो क्या निकलता है यहाँ पे, यानी H2O। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका जो है ना, इसका जो है रिएक्शन कर लेता है आपका स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका स्लेक लाइम है या आपका लाइम वाटर है या आपका चूने का जो पानी है उसका फॉर्मूला होता है आपका CaOH2। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से अगर गुजारूँ, यानी इससे गुजारूँ, तो क्या बन जाता है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O। और इसी के कारण आपका चूने का पानी का जो कलर हो जाता है मतलब दूधिया हो जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं, तो बर्निंग कैंडल्स अगर गुजारेंगे तो पॉप का साउंड निकलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा तो रिएक्ट्स यानी HCl यानी जो एसिड है रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैंने बोला एसिड जो है, एसिड मतलब HCl, सिंपल सी बात है, एक ही मैंने आपको याद करवाया। क्या पूछा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना। मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड क्या ले लेते हैं हम, Na2O ले लेते हैं।
मेटल हो गया, ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गए। अब सिंपल सी बात है, मुझे कौन बताएगा मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जब मेटल और नॉन मेटल वाला किया था। तो बताते जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उसके कारण एसिड रेन होती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और ऑक्साइड क्या है? मेटल है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, तो नॉन मेटल क्या है? एसिडिक होते हैं। ऐसे मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल है यानी अधातु है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी ये भी अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, तो यानी ये क्या हो गया आपका? तो ये नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं। तो ऐसे आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक होते हैं। कैसे नेचर होते हैं? बेसिक यानी क्षारीय नेचर के। तो मतलब अम्ल अगर क्षार से मिलेगा तो क्या बनेगा? तो सॉल्ट और वाटर का ही तो फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर ही तो बनेगा। अम्ल और क्षार अगर मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराता है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी आपका जो है उदासीन हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन। तो ये क्या है आपका? अम्ल है, ये एसिड है आपका, और ये क्या है? क्षार है, क्योंकि बता सकते क्षारीय नेचर होता है आपका मेटल ऑक्साइड का। चलो एक बार देखते, ट्राई करते बना के। देखो Na है, Cl है, क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, लवणीय तो होता है ना। अब बचा क्या? एक H बचा, एक O बचा। बताओ OH डाल दूँ? OH डालूँ या H2O डालूँ? तो बताया था ना जब भी आपको यहाँ पे मिले OH तो यहाँ पे आप जो है क्या लिखोगे? H2O, यानी क्या निकला? सॉल्ट और वाटर निकला। क्लियर है इतना? क्या बताओगे? 3 पॉइंट बताओ। अगर अम्ल है वो अगर मेटल के साथ, धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अगर अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से गुजारूंगा मैं? स्लेक लाइम से, यानी लाइम वाटर से, चूने के पानी से। तो कैसा कलर हो जाएगा? दूधिया। कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा वो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कि जो तीसरा होता है, यानी अगर मैंने अम्ल का अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो क्षारीय होता है, बेसिक होता है। और अम्ल अगर है और क्षार के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या निकलेगा? वाटर और सॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ना वो सारे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो याद हो गया होगा आपको। अब हम आते हैं यहाँ पे, अल्कलाई क्या होता है? अल्कलाई मतलब होता है क्षार, और एक होता है बेस। बेस मतलब होता है क्षारक। तो जो बेस पानी में घुल जाए, मैंने क्या बोला? जो क्षारक पानी में घुल जाए, जो बेस जो है जो पानी में घुल जाए ना, वो अल्कलाई या क्षार कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई बार पूछा गया, कई बार, कि एक अल्कलाई का एग्जाम्पल बताओ या एक क्षार का एग्जाम्पल बताओ, या ऐसा क्या है जो पानी में घुल जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या बताओगे? अल्कलाई क्या होता है, क्षार क्या होता है? तो ये बेस होते हैं एक जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो जो भी बेस, जो भी क्षारक पानी में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो क्या सभी क्षारक पानी में घुल सकते हैं? क्या नहीं घुल सकते? ठीक है। तो सभी क्षारक जो है, सभी बेस जो है वो आपका अल्कलाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि सभी बेस नहीं घुल सकते पानी में। जो बेस घुल जाएंगे ना वही आपका अल्कलाई कहलाएगा, वही आपका क्षार कहलाएगा। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। तो अल्कलाई रिएक्ट्स विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन ऑक्साइड। बताया क्या था? अल्कलाई का एक एग्जांपल क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत तगड़ा बेस है ये, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं हम? कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर मैंने क्या बोला, इसका रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाऊं, मेटल मतलब आप अगर इसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे जिंक ले लो, तो आपका जो है क्या निकलेगा? तो यानी एक आपका कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो क्या बताओगे आप? अगर मेटल के साथ रिएक्शन बेस करे या करे एसिड, अगर धातु है, धातु के साथ रिएक्शन कोई भी करे, लेकिन बेस वो कौन सा होना चाहिए? जो पानी में घुल जाए, ठीक है। तो मतलब अगर धातु रिएक्शन करता है HCl के साथ, एसिड के साथ, अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगर मेटल जो है वो रिएक्शन करता है आपका एसिड के साथ तो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन निकालेगा। और अगर अल्कलाई, अल्कलाई मतलब वो बेस जो कि पानी में घुल जाए, अगर वो रिएक्शन करता है ना तो वो भी क्या निकालता है? तो वो भी हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। बेस अगर रिएक्ट करेगा आपका एसिडिक ऑक्साइड के साथ
तो फॉर्म वाटर। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है आपका, तो एसिडिक ऑक्साइड मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो एसिड और बेस क्या करेंगे, दोनों में मिल जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो यानी क्या बनाएंगे ये, तो एसिड, अगर एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं, अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं, तो क्या बनता है आपका उदासीनीकरण कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें आपका सॉल्ट और लवण का निर्माण, सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दो चीज़ें याद रखो, एक ले लिया मैंने एसिड, ये याद करवाया था, बेस को आप ये याद रखो, अल्कलाई वाला जो बेस है ये NaOH। इन दोनों का रिएक्शन करवा दो, एसिड है बेस है, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा और सॉल्ट निकलेगा। देखो सॉल्ट कैसे, NaCl हो जाएगा, और क्या बताया था, जब भी OH दिखे या H दिखे तो क्या बन जाता है यहाँ पे, तो जब भी यहाँ पे O और H दिखता है तो H2O बनता है। तो यानी इसका pH मान कितना होगा 7, इसका pH मान कितना होगा 7, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है, सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, जिनका pH वैल्यू कितना होता है 7। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे आप pH पेपर के बारे में फिर पढ़ोगे बाद में, तो pH पेपर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को दिखाता है। pH पेपर किसको दिखाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल pH पेपर आपसे पूछा जाएगा शुरुआत कहाँ से होता है, तो 0 से, अंत कहाँ पे होता है 14 पे, बीच में क्या होता है 7 होता है, सबसे लास्ट में जो pH पेपर का कलर होता है ना, वो कौन बताएगा क्या होता है, ब्लू होता है क्या, नहीं ब्लू नहीं होता है, सबसे लास्ट में जो होता है ना पर्पल होता है, बैंगनी कलर। फिर होता है डार्क, जो डार्क ब्लू होता है, ठीक है। फिर आपका जो है लाइट ब्लू होता है। फिर ऐसे धीरे धीरे जो है यहाँ पे आपका 7 नंबर पे जो है ग्रीन हो जाता है, ठीक है। ग्रीन से फिर थोड़ा सा जो है वो आपका येलो, ऑरेंज, पिंक, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे रेड हो जाता है। तो आपको पूरा याद नहीं करना, बस इतना याद रखना, यहाँ पे क्या होता है रेड, और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका बैंगनी होता है, पर्पल होता है, ठीक है। उससे जस्ट पहले थोड़ा सा आपको मिल जाएगा ब्लू। तो इसलिए हम कहते हैं वैसे ब्लू है कि जो बेस है ना वो ब्लू कर देता है लिटमस पेपर को, ठीक है। तो मैंने क्या होता है आपको, और यहाँ पे 7वां क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो pH पेपर मुझे बताऊँ, 3 कलर तो याद हो गया होगा आपको। 0 पे क्या होता है रेड कलर, 7 पे क्या होता है ग्रीन कलर, और 14 पे क्या होता है, तो एकदम 14 पे अगर जाऊँगा तो पर्पल या बैंगनी कलर मिलेगा, ब्लू उसके जस्ट पीछे होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला आपका, यानी मुझे बताओ कि 7 से अगर नीचे होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक होगा, वो अम्लीय होगा चीज़, ठीक है। अगर मैंने बोला आपका 2, 4, 6, तो ये चीज़ें अगर किसी वस्तु का अगर pH मान आपका 2, 4, 6 है तो क्या बताओगे, वो एसिडिक है, ठीक है, वो अम्लीय है। और अगर अबव द 7 होगा, 7 से अगर ऊपर होगा तो क्या बोलोगे, वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे मैंने बोला 13, 10, 9, ये क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है इतना, ओके। तो pH पेपर हमने क्लियर कर लिया। तो pH स्केल हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को दिखाता है कि हाइड्रोजन आयन, मुझे बताओ एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोक्सिल में, तो एसिड में ज़्यादा, एसिड ना हाइड्रोजन आयन, H+ आयन कौन देखता है, एसिड। तो यानी आपका जो ये क्या दिखाता है pH पेपर, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। तो 7 से नीचे वाले में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और 7 से ऊपर वाले में OH- की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की कम होती है। यहाँ पे आपका H+ आयन की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि अम्ल जो है क्या देते हैं हमें, अम्ल देते हैं हमें H+ आयन, ठीक है। तो हमने pH पेपर में क्या पढ़ा, 0 से 14, 0 पे कौन सा कलर रेड, 14 पे कौन सा कलर बैंगनी यानी पर्पल, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा ब्लू होता है, इसका डार्क ब्लू और स्काई ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू, और 7 पे क्या होगा ग्रीन कलर। अच्छा 0 से 7 के बीच में तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 से ऊपर अगर होगा तो 7 से 14 तो बेसिक प्रकृति का होगा, ठीक है, बेसिक नेचर का होगा। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। pH पेपर किसको दिखाता है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को दिखाता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन की मात्रा किसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं तो सॉल्ट कब बनेगा, सॉल्ट कब बनेगा, NaCl कब बना था, तो जब एसिड और बेस जब दोनों मिल जाएंगे ना तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड कौन सा लिया था हमने, HCl, बेस कौन सा लिया था, NaOH। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका
NaCl मतलब सॉल्ट बन गया, और फिर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अगर आपसे पूछेगा सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है, तो एसिड और बेस को दोनों को मिलाने पर सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखोगे, देखो वही बताया गया, 0 है, 14 है, 7 से अबव क्या है कि बेसिक नेचर को दिखाता है। जितना ज़्यादा पास जाओगे, 14 के पास जाओगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। और 7 से नीचे जो है वो एसिडिक नेचर को दिखाता है। जितना ज़्यादा नीचे आओगे वो उतना ही ज़्यादा जो है ताकतवर बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी 0 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम एसिड होगा। ठीक है, यानी 0 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 1 जो है थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, 2 थोड़ा सा कम, फिर 3 जो है थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, 3 से कम क्या होगा, 4 थोड़ा सा कम एसिडिक होगा। ठीक है, ऐसे आपका जो बेस है वो जितना ज़्यादा आगे जाओगे ना तो बेस की प्रकृति बढ़ती जाएगी। 7 जो है वो कम बेसिक होगा, लेकिन 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 14वां जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो मतलब यही दिखाता है आपको, यानी 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति। ठीक है, और 7 वाला न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब पानी, ना अम्ल होता है ये, ना तो क्षार होता है। ठीक है, ना ये खट्टे होंगे ना ये कड़वे होंगे। ठीक है, अब ये है हमारा सबसे मेन, इसको तो भूलना ही नहीं है, ये आपको याद करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अच्छे से उसको याद कर लेना। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। और सॉल्ट और वाटर का निर्माण कब होगा, जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, अभी बताया था, है ना। अगर मैं देखूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, तो जो NaCl है, सॉल्ट है, उसके साथ अगर मैं H2O जोड़ दूंगा, देखो जब आपका रिएक्टेंट सब में अगर OH हो, अगर सिर्फ आपको OH दिखे और यहाँ पे कुछ बनाए तो H2O बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे आपका H2O है ना, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बन जाएगा, वो OH में बन जाएगा। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो अगर मैंने NaCl को H2O के साथ मिलाया है तो क्या बनेगा अब, तो बताओ H2O है तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये H2O है क्या बन जाएगा, OH यानी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और बच क्या गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे बच गया आपका, तो OH में एक ही हाइड्रोजन गया ना, एक हाइड्रोजन तो बच गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन अकेला तो होता नहीं है, तो H2 के फॉर्म में लिख दिया। क्लोरीन भी बच गया ना यहाँ पे, तो क्लोरीन को भी हमने बाहर कर दिया, और क्लोरीन भी आपका डायटोमिक होता है, ये भी अकेले नहीं रहता, तो Cl2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखोगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्लोरो क्षार रिएक्शन, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्लोरो क्षार अभिक्रिया मतलब क्लोरो अल्कलाई रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा कैसे बना है, तो जब मैंने टेबल सॉल्ट को H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया है तो कास्टिक सोडा यानी उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछे या पूछे स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला कोई बताओ, तो आपका NaOH ही आएगा। ठीक है, या पूछे अल्कलाई, ये अल्कलाई होता है ना, ये क्षार होता है ना, क्षार किसे कहते हैं, वो बेस, वो क्षारक जो पानी में घुल जाए, तो ये एक बेस है जो कि पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको अल्कलाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना है, ये भी याद होना चाहिए आपको, कैसे बना है ब्लीचिंग पाउडर। देखो काम याद हो ना हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे बना है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना है, तो पूछा जाता है कि अगर मैं लाइम वाटर के साथ चूने के पानी में अगर क्लोरीन गैस को मैं प्रवाह करवाऊं तो क्या होगा। तो पहली बात तो चूने के पानी का या लाइम वाटर का आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो लाइम वाटर या चूने के पानी का ये स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आपसे पूछे बुझा हुआ चूना पूछे या पूछे चूने का पानी यानी इंग्लिश में स्लेट लाइम पूछे या पूछे लाइम वाटर, तो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन गैस अगर गुजारेंगे तो क्लोरीन गैस क्या होता है, Cl2, क्योंकि Cl अकेले में तो पाया नहीं जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एक लाइम वाटर लिखा, फिर हमने क्लोरीन गैस को गुजारा, तो क्या होगा, CaO तो लिखेंगे लेकिन Cl2 यहाँ पे आपका हाइड्रोजन को ये हटा देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CaO और Cl2 यहाँ पे आ गया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा ये। और क्या बच क्या गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, आपका हाइड्रोजन बच गया, और वो तो आपका एक ही गया ना इधर, और वो तो इधर 2 है, तो एक O भी बच गया।
तो यानी क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, जब आपका O और H बचे रिएक्टेंट्स में तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या बताओगे, क्या बना है, ब्लीचिंग पाउडर बना है। क्या बना है इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो मुझे बताओ कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH। बहुत अच्छे। इसी को हम कास्टिक सोडा को ही हम क्या कहते हैं, अल्कलाई कहते हैं। अल्कलाई किसे कहते हैं, तो वो बेस जो पानी में घुल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना है, तो बताओगे कि जो चूने का पानी है उसमें अगर क्लोरीन गैस को हम प्रवाह करते हैं, जो आपका लाइम वाटर होता है उसमें अगर क्लोरीन गैस को मैं प्रवाह करवाऊं तो क्या बन जाता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, यानी CaOCl2। और कौन सी, तो H2O जो है एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा कैसे बना है, तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा मतलब जो चीज़ हम पकौड़े को स्पंजी बनाने में या जल्दी बनाने में, खाना को जल्दी बनाने में, टेस्टी बनाने में जो यूज़ करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कैसे बना है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और बेकिंग सोडा कैसे बना, तो एक हमने NaCl लिया, H2O लिया, CO2 लिया, NH3 लिया। याद करोगे इसको, क्या क्या लिया था, देखो ऐसे याद हो जाएगा। एक ले लिया हमने सॉल्ट, फिर वाटर ले लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। सभी चीज़ों की फॉर्मूला तो आपको याद ही है। सॉल्ट ले लिया, उसमें पानी, मतलब पानी में हमने क्या घोल दिया, तो हमने नमक घोल दिया, तो वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एक अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, NH3। अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक H यहाँ से ले लेगा, ठीक है, एक H यहाँ से ले लेगा तो NH4 हो जाएगा और यहाँ से Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब बचा क्या आपका, तो बचा आपका ये बचा, यहाँ से एक H बचा और यहाँ से आपका Na बचा। तो NaH और CO3, कभी भी CO2 अगर है तो CO3 बन जाएगा, ठीक है, और CO3 होगा तो CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या बन जाएगा आपका, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है क्या, तो NaHCO3। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा है जो एंटासिड में यूज़ किया जाता है, घरेलू में, घर में। एंटासिड क्या होता है, एसिड को मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एंटासिड प्रति अम्ल का नाम बताओ। जब एसिडिटी हो जाए आपको पेट में तो ऐसा कोई सा घरेलू नुस्खा बताओ जो कि आप ठीक कर सकते हो। तो बताओगे बेकिंग सोडा, लगभग सबके घर में होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा का, NaHCO3। ये जो है इसको बना लोगे। बताओ अब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH, उसको ही अल्कलाई कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। दूसरा बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब विरंजक चूर्ण। इसमें कपड़े की सफाई में काम आता है, या जो आपका वाटर होता है ना उसमें कीटाणु मारने के लिए काम आता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का डाई करने में काम आता है। अगर मैंने पूछा तीसरा नाम बताओ मुझे, बेकिंग सोडा का नाम बताओ, तो बेकिंग सोडा का नाम क्या है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ये क्या है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का काम कहाँ पे होता है, पकौड़े बनाने में, पकौड़े को स्पंजी बनाने में, खाना को टेस्टी बनाने में, खाना को जल्दी बनाने में, ये सब में काम आता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसा घरेलू एंटासिड का नाम बताओ जो आप एसिड को मारने के लिए यूज़ करते हो, तो बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो एसिड को मारने के लिए किया जाता है। तो यानी ये आपका कौन सा होगा, ये थोड़ा सा नेचर क्या होगा इसका नेचर जो है वो आपका थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का मतलब काम क्या होता है, वॉशिंग सोडा का मतलब काम होता है उसका धोने का, नाम से पता चला वॉशिंग सोडा यानी धोने का काम होगा। तो जल की कठोरता को हटाता है, हार्डनेस को हटाता है वाटर की, ठीक है। कैसे बना है, तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, 10 बाल्टी पानी। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट 8 वाटर पानी, या आपका जो है सोडियम कार्बोनेट 7 बाल्टी पानी, तो नहीं, आपको 10 बाल्टी पानी लगाना है, ठीक है। यानी 10 मॉलिक्यूल्स आपके H2O के होने चाहिए, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, प्लस के साइन की जगह बस डॉट डाल देना, हो जाएगा इधर क्लियर। तो ये तो आपका ईजी है। तो बताओ वॉशिंग सोडा का नाम बताओ, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट कितने बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। बताओ कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बताओ मुझे कास्टिक सोडा को वही क्या कहते हैं, अल्कलाई कहते हैं, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है आपका बहुत ही तगड़ा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। दूसरा बताओ हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। काम क्या होता है इसका, तो डाई करने में, कपड़े को डाई करने में,
या आपका जो है जल में से कीटाणु मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा कौन सा है, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। काम क्या होता है, पकौड़े को स्पंजी बनाने में, खाना को जल्दी बनाने में, टेस्टी बनाने में, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा हमारा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। मेरे साथ बोलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कितने बाल्टी पानी, 10 जो है 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल फॉर्म पहले पूछेगा कि पीओपी का फुल फॉर्म बताओ, तो पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका क्या किया जाता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है, तो एक जिप्सम होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल हो वाटर के, 2 बाल्टी पानी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको जिप्सम कहेंगे। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको उबालते हैं हम, यानी 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इसको उबालते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी ऊपर उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, पानी अगर उड़ जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ये पढ़ लिया था एसिड के बारे में, तो एसिड को अभी देख लोगे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स लिखे पड़े हैं। अब ये कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में छांट के दिखाओ, आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, छांट के दिखाओ। तो 3 आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या हो गए आपके, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। HCl हमें याद ही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है और HNO3, ये 3 सबसे मेन है। मतलब बाकी और कुछ दे ना दे, ये 3 देते ही देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। फिर वीक एसिड कौन सा है, तो वीक एसिड में आपका यानी ये हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ये आपका जो है मैथेनोइक एसिड, जो भी आपके कार्बन होंगे ना, जिसमें कार्बन होगा आपका, ठीक है। तो उन सब में आपको क्या बोल दोगे, उनको वीक एसिड। मतलब इसके अलावा बाकी जितने भी आपके आए ना, मोस्टली एग्जाम्पल में ये तीनों दिए होंगे, बाकी सभी एग्जाम्पल दिए होंगे। तो इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी होंगे आपके नॉर्मली वो वीक एसिड ही होंगे। तो आपको बस इन तीनों को याद रखना है, बाकी इसके अलावा जो भी है ना तो वीक एसिड कर देना, ठीक है। तो अब कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो मतलब एक मैंने ग्लास ले लिया, अब इसमें मैंने ज़्यादा अम्ल डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे पानी और यहाँ पे मैंने एसिड को जो है एसिड की अमाउंट डाल के, यानी मैंने क्या कर दिया इसको ज़्यादा, तो ज़्यादा एसिड अगर डाल दूंगा तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ना, तो ये कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। कि जब मैं वाटर में अगर मैं एसिड का अमाउंट ज़्यादा डाल दूँ तो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, मतलब सांद्र अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और डिल्यूट एसिड कब कहलाएगा, जब मैं वाटर में कम एसिड डालूँ, ठीक है। यानी वाटर के अंदर अगर मैं कम अमाउंट में अगर मैं एसिड डालता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, तो डिल्यूट यानी तनु अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है, तो आगे देखते हैं। तो बेस का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, मैं नहीं बताऊंगा अभी, अब बस यही है, इसके एग्जाम्पल देख लेने हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे मेन है हमारा कि आपको स्ट्रॉन्ग का याद रखना, बस बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा, HCl, H2SO4 और HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और बाकी जितने भी होंगे वीक एसिड कहलाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो, बाकी जितने भी आ जाएंगे वो वीक में आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका NaOH, मैंने बताया था ये अल्कलाई होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो मतलब KOH और जो आपका NaOH है, ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्लेक लाइम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम जो है आपका जो है स्लेक लाइम, या इसको लाइम वाटर, या इसको बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये तीनों याद रखने के, ये तीनों क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अब अल्कलाई मैंने क्या बताया था, जो बेस पानी में घुल जाए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, बाकी जो भी होंगे उनको आप वीक बताओगे, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था हमें पता है, तो मोस्टली जो आपके सॉल्ट होंगे ना उसमें क्लोरीन मौजूद होगा, ठीक है, मोस्टली वाले सॉल्ट में, और उसका पीएच लगभग 7 होगा, ठीक है। तो आपका NaCl, KCl, ये क्या आपके सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे बना था, एसिड और बेस दोनों जब मिल गए थे तो आपका सॉल्ट बना था, तो ये हमने पढ़ ही लिया है, मैंने आपको बता दिया था। अब इंडिकेटर्स हमने नहीं पढ़ा, इंडिकेटर्स मतलब सूचक जो हमें बताए कि ये एसिड अम्ल है या आपका बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आपके कितने हैं, तो एक है नेचुरल यानी प्रकृति सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब कृत्रिम सूचक, और फिर आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब गंधीय सूचक। तो
नेचुरल इंडिकेटर क्या कहलाएगा, जो कि हमें नेचर से मिलेगा, जैसे हमें नेचर से मिलेगा, जैसे कि प्लांट से अगर मिले, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, लिटमस पेपर, रेड कैप बेस, फिर आपका फ्लावर्स, ये सब तो आपका आएगा नहीं वैसे, लिटमस पेपर का आपको आएगा तो मेन आपको मैंने अच्छे से बता दिया था, ठीक है, तो लिटमस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर में आपका जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, ठीक है, रासायनिक पदार्थों से जिसको बनाया जाता है, जो ह्यूमन बनाते हैं, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं, इसको सिंथेटिक इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसमें आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का दोनों का ही पढ़ना है, दोनों ही मेन है। तो इधर क्या मेन है, लिटमस पेपर, इधर क्या मेन है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ठीक है, ये दोनों को हम पढ़ेंगे। और ऑल फैक्टर इंडिकेटर में आपको ये तीनों ही पढ़ना है, मेन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये पढ़ना है, ठीक है, अच्छा है ये। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर में हम जो है अडोर के साथ, उसके गंध के साथ जो है इसको पता लगाते हैं कि ये जो है आपका एसिड है या बेस है, ठीक है। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो पहले हमारा जो है कौन सा इंडिकेटर है, तो लिटमस पेपर, पहला हमारा कौन सा है, लिटमस पेपर है। ये क्या कर देता है, अगर मैं एसिड डालूं तो एसिड में लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड, और बेस डालने पे लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू, ठीक है। तो ये सबसे मेन आपका लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर में आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा टर्मरिक की बात कर लेता हूँ, एक टर्मरिक आपका ये भी होता है, यानी ये भी अच्छा है इंडिकेटर। टर्मरिक यानी आपका जो वो जो होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, हल्दी। तो टर्मरिक जो है अगर आप उसके ऊपर एसिड डालते हो तो कोई चीज़ नहीं आएगा, वो पीला ही कलर रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एसिड यानी एसिड मिलना हमारे घर में आसान है, जैसे कि आपका अचार होता है वो खट्टा होता है, लेकिन बेस मिलना कठिन है। तो एसिड डालोगे ना, क्योंकि आप बेस को तो खरीद के लाना पड़ेगा, तो आप खरीद के लाओगे तो उतना कौन ट्राई मारता है, लेकिन एसिड डालोगे तो एसिड वाले में आपको चीज़ दिखेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये एसिड है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर इस पर डाला, हल्दी मुझे मिल जाएगा आराम से, तो अगर मैंने एसिड में डाला, एसिड आपको आराम से मिल जाएगा, तो आपका जो है कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप टर्मरिक पर बेस डालते हो तो ये रेड कलर हो जाएगा, तो आप बेस को खरीद के लाओ, तो ऐसा आप करने वाले हो नहीं, तो बस इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, तो अम्ल डालने पे लाल और क्षार डालने पे ब्लू। टर्मरिक क्या करता है, अम्ल डालने पर नो चेंज और आपका बेस डालने पर क्या कर देता है, रेड कलर कर देता है, ठीक है। अब हमारा जो है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज, अगर मैं बात करूँ ऑरेंज कलर कब बनेगा आपका, जब ऑरेंज कब बनेगा, यानी जब रेड और येलो मिले, लाल और पीला कलर मिले। लाल और पीला कलर अगर हम मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, आपका ऑरेंज कलर बनता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल डालने पर लाल और जो आपका क्षार है, जो क्षारक है वो डालने पे पीला हो जाएगा, ठीक है। फिनोप्थलीन का सबसे मेन है। फिनोप्थलीन क्या करता है कि अगर मैं एसिड डालता हूं तो नो चेंज, और अगर मैं बेस डालता हूं, अगर फिनोप्थलीन पे अगर मैं बेस डालूंगा तो पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना। चलो मुझे बताओ, सबसे पहला आपका कौन सा इंडिकेटर बताया था, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे अगर मैं एसिड डालूंगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बेस डालूंगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। दूसरा टर्मरिक, यानी जो हल्दी था, हल्दी के ऊपर एसिड डालूंगा तो नो चेंज, लेकिन अगर मैं उस पर बेस डालूंगा तो लाल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज कलर किससे बना है, लाल और पीला से। तो अगर मैं एसिड डालूंगा तो लाल और बेस डालूंगा तो पीला। फिर हमारा तीसरा कौन सा है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन में अगर मैं एसिड डालता हूँ तो नो चेंज, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर अगर मैं बेस डालता हूँ तो पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। बाकी आपको ऑल फैक्टर इंडिकेटर मतलब गंधीय सूचक, जिसको आप गंध से पता कर सको। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर में क्या आता है आपके, अनियन आते हैं, वैनिला एसेंस आते हैं, क्लोव ऑयल यानी जो क्लोव होता है, क्या कहते हैं उसको। तो इधर देखो, अनियन मतलब प्याज। तो अगर हम देखते हैं प्याज अगर हम डालते हैं तो आपका प्याज का जो है सेम क्या होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी इसके अंदर जो है आपका प्याज अगर आप इसके अंदर डालोगे तो आपका जो है स्मेल लगभग जो है ये करेगा, ठीक है। यानी स्मेल जो है ये करेगा, इसके अंदर से स्मेल निकलेगी। जो प्याज का अपना स्मेल होता है वो आपका नॉर्मली निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जैसे आप बेस डालोगे तो नो स्मेल, तीनों में ही होगा। मतलब वैनिला डालोगे, वैनिला में अगर तुम आप ऐसे डालोगे तो इसका स्मेल आएगा जो वैनिला का होता है, लेकिन जैसे तुमने वैनिला में बेस डाला तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा। ऐसे तुम क्लोव ऑयल में, मतलब क्लोव ऑयल में अगर तुमने क्या डाला, एसिड डाला, तो इसका जो अपना जो मतलब मेन इसका जो स्मेल होगा वो तो आएगा, लेकिन जैसे तुमने बेस डाला तो इसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताओगे तीनों में, यानी जो क्लोव होता है,
जो वेनिला होता है और जो प्याज होता है या अनियन होता है, इन तीनों में अगर हम एसिड डालते हैं तो इसका गंध रहता है, जो भी इसकी गंध रहती है, जो भी इसका अडोर होगा, जो भी इसका जो स्मेल होगा वो रहेगा। लेकिन जैसे मैं बेस डालूंगा तो तीनों में ही गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो फिनोप्थलीन एक क्वेश्चन है, फिनोप्थलीन में अगर मैं बेस डालूंगा तो कौन सा कलर हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एसिड डालता हूँ तो कलरलेस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। ये भी हमने पढ़ रखा है कि एसिड का किसके साथ रिएक्शन करवाना है, इसको आपको एक बार देख लेना है। ये भी हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे देखोगे, इसको अगर थोड़ा सा आप देखना चाहो तो यहाँ पे इसको देख सकते हो। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा? एसिडिक। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके अंदर सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग वाला होगा ना वो आगे आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। और अगर स्ट्रॉन्ग दोनों अगर मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर वीक दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वही बताया गया है। तो और 7 से ज़्यादा, 7 से कम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, एक लास्ट वाला इसको देखो ये सब हमने पढ़ रखा है। अगर मैं वाटर को एसिड के साथ मिलाता हूं तो क्या होता है? क्या वाटर में एसिड मिलाऊं या एसिड में वाटर मिलाऊं? तो वाटर में हम एसिड मिलाते हैं। ठीक है, ना कि एसिड में वाटर मिलाते हैं, क्योंकि एसिड में अगर वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ग्लास ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत ही तेजी अभिक्रिया, बहुत ही तेज रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो। तो ये कैसे भी पूछा गया कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो एडिंग वाटर टू एसिड, अगर मैं वाटर को एसिड में मिलाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा? ब्रेक द ग्लास टूट जाएगा। ठीक है, वो कंटेनर जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, और कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, बहुत ही तेजी वाली अभिक्रिया होगी, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऊष्मा छेपी, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है एक ये पीएच पेपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये सबसे एक बार मेन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो पीएच पेपर, अगर हम पूछे कि हमारे बॉडी का पीएच मान कितना होता है, हमारा जो बॉडी हो तो उसका पीएच मान होता है 7 से 7.8। ठीक है, जो आपका अम्लीय वर्षा होता है वो कौन से एसिड के कारण होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ठीक है, तो इसके कारण जो है आपका एसिड रेन होता है। एसिड रेन मतलब 5.6 इसका जो है पीएच मान होगा। ठीक है, तो बताओ हमारे बॉडी का पीएच मान कितना होगा? 7 से 7.8, और जो एसिड रेन का क्या होगा? 5.6। ठीक है, प्लांट्स को कौन सा चाहिए? तो अगर एक हेल्दी सॉइल है, अगर मैं बात करूंगा एक मिट्टी जो आदर्श मृदा होती है उसका भी आपका कितना होता है? 5.6 ही होता है। ठीक है, पीएच मान। तो पीएच मान हमारे बॉडी का कितना है? 7 से 7.8, और एसिड रेन का कितना होता है? 5.6। सॉइल का कितना होता है? तो वो भी 5.6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो HCl, हमारा जो स्टमक होता है उसका कितना होता है? HCl का कितना होता है? 1.4। ठीक है, तो हमारे स्टमक में HCl ही है ना, तो स्टमक का भी पीएच मान कितना हो जाएगा? 1.4 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, इसको एंटासिड के रूप में पीपल यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा है जो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि ये आपका बेसिक होता है तो ये एसिड को मार देता है। ठीक है, हमारे माउथ का जो है वो पीएच, हमारा जो दांत जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट होता है। कब से? 5.5 से। अगर 5.5 से नीचे चला जाएगा ना तो हमारा दांत जो है अम्लीय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बेसिक टूथपेस्ट कौन सा करेंगे? बेसिक, क्योंकि अम्लीय हो जाता है दांत, तो अगर बेसिक करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो हमारा टूथपेस्ट बेसिक होता है या आपका एसिडिक होता है? तो बताओगे बेसिक होता है। ठीक है, माउथ का पीएच कितना से कम होने पर खराब हो जाता है? 5 से अगर कम हो जाता है तो। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लोगे। और हमारा जो है अगर किसी का बी का स्ट्रिंग होता है, किसी का भी अगर स्ट्रिंग है, बी का स्ट्रिंग यानी किसी का डंक होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है आपका? तो आपका जो है मैथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखना। तो यानी बी स्ट्रिंग जो है उसके लिए हम जो है क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा बी के स्ट्रिंग में क्या होता है आपका? जो आपके मधुमक्खी के डंक होते हैं उसमें आपका कौन सा, उसमें क्या होता है आपका? एसिड होता है। तो ये एसिड होता है, तो उसको मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो आपको पूछा जाएगा कि आपको मधुमक्खी ने काट लिया है, तो आप जो है क्या करोगे? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये सब आप जो है
इसको एक बार पढ़ लेना, तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है और फिर हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एक बार इन सब के यूजेस पढ़ लो कि बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, तो और या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सब आप जो है इसको खुद भी आप पढ़ सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको खुद से अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको और आगे पहुंचाओ। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है।